देखिएगा, आज जिस टॉपिक पर बात चलेगी वो टॉपिक है आपका ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल, वो भी वारंट ट्रायल। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो वारंट ट्रायल होता है, आज उस पर बात चलेगी। तो मजिस्ट्रेट जो है वो दो प्रकार के मामलों का ट्रायल करता है। एक वो जो पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित मामले होते हैं, दूसरा वो मामले जो पुलिस रिपोर्ट से अदर संस्थित किए जाते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट से अदर कौन कौन से होते हैं? सुमोटो भी होता है और कंप्लेंट केस भी होते हैं। तो हम दोनों देखेंगे। पहले हम पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों की बात करेंगे और उसके साथ में बाद में जो है कंप्लेंट केस पर कैसे कार्रवाई होती है उसकी भी बात चलेगी। तो ये जो दिए गए हैं, जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले हैं और कंप्लेंट केस पर संस्थित मामले हैं, ये जो दिए गए हैं 238 से लेकर के 250 तक दिए गए हैं आपके। दो सौ अड़तीस से लेकर के 250 तक दिए गए हैं। तो सेक्शन 238 ये क्या कहती है? दो सौ अड़तीस धारा 238 कहती है कि धारा 238 238 जो सेक्शन है वो कहती है कि धारा 208 का अनुपालन किया जाएगा। सॉरी, धारा 207 का अनुपालन किया जाएगा। तो धारा 207 क्या कहती है? धारा 207 जो है वो ये कहती है कि जब मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित कोई भी वारंट मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष आएगा तो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि एक्यूज्ड पर्सन को क्या पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी कॉपी प्रदान कर दी गई हैं, उनकी कॉपी जो है उसको रिसीव करा दी गई हैं या नहीं करा दी गई हैं। जो मजिस्ट्रेट है वो ये पहले देखेगा, ये मैंडेटरी है उसके लिए। ये धारा 238 ये बात कहती है। फिर सेक्शन है 239 व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा? धारा 239 जो है वो कहती है कि अभियुक्त को कब उन्मोचित कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा कि पुलिस रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के साथ में जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, एक तो पुलिस रिपोर्ट होगी और पुलिस रिपोर्ट के साथ में जो डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में जो एविडेंस आएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या जो साक्षी हो, इन सब का अवलोकन करेगा मजिस्ट्रेट। पुलिस रिपोर्ट के साथ में एक तो पुलिस रिपोर्ट है, दूसरा उसके साथ में जो एविडेंस भेजा गया है, मजिस्ट्रेट उन सबको प्रथम दृष्टया देखेगा, प्राइमा फेसी उनका क्या करेगा? अवलोकन करेगा। और अवलोकन करने के बाद में वो ये देखेगा कि क्या अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये प्राइमा फेसिया जो है वो मजिस्ट्रेट देखेगा। 239 कहती है अभियुक्त का
का उन्मोचन किया जाएगा। यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझ कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निर्धार समझता है तो वह उन्मोचन कर देगा और ऐसा करने का कारण प्रेरित करेगा। तो देखिएगा 239 जो है वो ये कहती है कि पुलिस रिपोर्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं मजिस्ट्रेट उनको देखेगा, उन पर विचार करेगा। विचार करने का मतलब होता है कि अपना जो जुडिशियल माइंड है वो उसमें अप्लाई करेगा। प्लस जो एक्यूज पर्सन है, एक्यूज पर्सन की 313 में क्या करेगा, एक एग्जामिनेशन करेगा एक्यूज का। मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट में भेजे गए साक्ष्य और दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा। उसके बाद 313 में जो एक्यूज पर्सन है उसकी एग्जामिनेशन करेगा और उसकी बाद में जो प्रोसिक्यूशन है और एक्यूज्ड है इन दोनों को सुनवाई का अवसर देगा, इन दोनों को सुनवाई का अवसर देगा। और सुनवाई का अवसर देने के बाद में फिर अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो आरोप लगाए गए हैं, जो चार्ज लगाए गए हैं वो पर्याप्त आधार पर नहीं लगाए गए हैं, पर्याप्त सफिशिएंट जो ग्राउंड है उन पर नहीं लगाए गए हैं, तो उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। और जब उनको डिस्चार्ज करेगा, एक्यूज पर्सन को जब डिस्चार्ज करेगा तो फिर वो अपने कागज को रिटर्न करेगा, वो उसके कारण अभिलिखित करेगा। सेक्शन 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। धारा 1 कहती है यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई हो वो सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसी धारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय कैसे विचारणीय ऐसा प्राप्त किया है जिसका विचार करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में परिचित करेगा। तो देखिएगा धारा 240 ये कहती है कि जब धारा 239 में मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन किया, पुलिस रिपोर्ट का निरीक्षण किया, पुलिस रिपोर्ट को देखा, उसके साथ में जो एविडेंस था उसको उसने देखा और एक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन किया और उसकी बाद में एक्यूज पर्सन और जो प्रोसिक्यूशन है इन दोनों को उसने सुनवाई का अवसर दिया। और इसको सुनवाई का अवसर देने के बाद ये सब 239 की कंप्लेंट करने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड पर्सन ने अपराध किया है। 239 के तहत वो डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। उसको क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उसको लगता है प्राइमा फेसी अगर लगेगा डिस्चार्ज करने योग्य है तो वो डिस्चार्ज कर देगा। उसे अगर प्राइमा फेसी ये लगता है कि एक्यूज्ड पर्सन ने अपराध किया है तो फिर वो क्या करेगा, फिर आरोप विरचित करेगा। और आरोप विरचित क्यों करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि एक्यूज्ड पर्सन ने अपराध किया है और वो जो है प्राइमा फेसी लगेगा। यहाँ पर पूरी तरह से 100% नहीं लगेगा कि उसने अपराध किया ही किया है, मतलब ऐसा उसको प्रतीत होगा कि एक्यूज्ड पर्सन ने अपराध किया है, ऐसा प्रतीत होगा। तो फिर वो क्या करेगा और साथ में उसको ये भी लगेगा कि ये जो अपराध है वो मेरे द्वारा ही ट्रायबल है, हम इसका विचार कर सकते हैं और इसको दंडादेश भी हम ही दे सकते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, उस पर चार्ज को फ्रेम करेगा, चार्ज को फ्रेम करेगा जाकर के। और चार्ज फ्रेम करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। जो धारा 211 में बताया गया है, 212 में बताया गया है, 213 में बताया गया है, या यूं कहते हैं कि धारा 211 से लेकर के 224 तक जो बताया गया है वही यहाँ पर मजिस्ट्रेट करता है, तो उसको कहते हैं चार्ज फ्रेम करना। धारा 2 कहती तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अपराध करता है या विचार करने का दावा करता है। तो धारा 240 उपधारा 1 चार्ज फ्रेमिंग की बात करती है,
धारा 2 जो है वो कहती है कि जब मजिस्ट्रेट जो है चार्ज को फ्रेम कर लेगा, फ्रेम करने के बाद वो उस चार्ज को अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा, प्लस उसको समझाएगा भी। पहले तो सुनाएगा, फिर उसको समझाएगा कि तुम्हारे ऊपर ये अपराध का ये चार्ज लगा है। तो ये दोनों उस पर करेगा, क्या करेगा, पढ़ के सुनाएगा मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को, और एक्यूज्ड को वो समझाएगा और उससे पूछेगा क्या आप दोषी होने को स्वीकार करते हैं, क्या आप अपने दोष को स्वीकार करते हैं, या आप ट्रायल का सामना करना चाहते हैं, या आप विचारण का सामना करना चाहते हैं। तो ये मजिस्ट्रेट करेगा धारा 2 में। दो सौ 41 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने के अभियोग पर दोष सिद्धि। अब देखिएगा, यदि अभियुक्त दोषी होने का आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभियोग को अभिलेख करेगा और उसके आधार पर उस अभियोग के साथ दोषी सिद्ध कर सकेगा। देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यदि अभियुक्त जो है, मजिस्ट्रेट ने एक्यूज्ड पर्सन को जो चार्ज फ्रेम किए थे वो सुनाया और समझा दिया, फिर उससे पूछा क्या तुम अपने दोस्त को स्वीकार करते हो, तो 241 में अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अपने दोस्त को स्वीकार कर लेता है, वो अपने दोस्त को स्वीकार कर लेता है, हाँ हम स्वीकार करते हैं कि वो हत्या हमने ही की थी या फिर वो चोरी हमने ही की थी, एक्यूज्ड पर्सन है वो स्वीकार कर लेता है हाँ वो चोरी हमने ही की थी, तो फिर अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो स्वीकार कर लेता है तो उसके इस स्वीकारोक्ति पर, दोषी होने के अभियोग पर जो मजिस्ट्रेट है वो उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो विवेकानुसार उसको चाहे तो दंडित कर सकता है, चाहे दंडित ना कर सकता है। ये उपबंध क्यों रखा गया कि मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको स्वविवेकानुसार दंडित कर सके? ये इसलिए रखा गया कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूज्ड पर्सन पर कोई बाहरी दबाव डाला गया हो पुलिस वालों के द्वारा, या फिर कोई अन्य दबाव डाला गया हो कि तुम अगर अपने दोस्त को स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हें कम से कम दंड से दंडित करा देंगे, अगर तुम अपने दोस्त को स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हारे परिवार को सुरक्षित छोड़ देंगे। तो इस तरह से हो सकता है कि उसके जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव डाला गया हो ताकि वो अपना दोष न्यायालय में स्वीकार कर ले। तो इसीलिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार दिया गया कि वो एक्यूज्ड पर्सन अगर अपने दोस्त को स्वीकार भी कर लेता है तो तुम्हारे पास ये अधिकार है, मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो उसके दोषी होने के अभियोग को स्वीकार करने पर चाहे तो उसको दंडित कर दे और चाहे तो ट्रायल पूरा चलाए उसके बाद दंडित करे। सही, तो ये ध्यान रखना। सीधी बात इतनी है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन ने अपने दोस्त को स्वीकार कर लिया है तो मजिस्ट्रेट इसके लिए बाउंड नहीं है कि वो अब उसको दंडित कर ही दे, वो उसको सही नहीं लगता है तो भी वो पूरा ट्रायल ही चलाएगा। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन के लिए साक्ष्य। इन्होंने कहा धारा 242 जो है वो कहती है कि अभियोजन के लिए साक्ष्य,
धारा ये कहती है यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है, अभिवचन नहीं करता है या विचार करने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोषी नहीं करता है तो वह मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा। धारा 242 की उपधारा 1, धारा 242 की उपधारा 1 ये कहती है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है या वो मना कर देता है या वो ये कहता है कि नहीं मेरा ट्रायल ही आप पूरा चलाइए, या फिर उसने दोष को स्वीकार कर लिया है परंतु मजिस्ट्रेट जो है वो उसको फिर भी दंडित नहीं करता है और ट्रायल चलाने का ही निर्णय लेता है कि नहीं इसने दोष को स्वीकार किया है परंतु मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड पर्सन पर कोई बाहरी दबाव डाला गया था इसलिए इसने दोष को स्वीकार कर लिया, तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं हम ट्रायल चलाएंगे, ट्रायल में आएगा कि ये दोषी है तभी हम इसको दंडित करेंगे। तो ऐसी अवस्था जहाँ ये है कि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसका ट्रायल ही चलाया जाना चाहिए, क्यों चलाया चाहिए, वो अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है, दोष को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, या जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कहता है कि मेरा ट्रायल चलाइए, मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका ट्रायल ही चलाया जाए, तो फिर क्या करेगा जो मजिस्ट्रेट है वो साक्ष्य लेने के लिए तारीख लगाएगा कि फला तारीख पर जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस दे आकर के। उदाहरण 2, इसमें एक परंतु भी है उसको भी देख लीजिएगा। परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलेखित किए गए साक्ष्यों का कथन अग्रिम रूप से पता करेगा। तो ये तो बात हम पहले बता ही चुके थे कि जो मजिस्ट्रेट है वो एक्यूज्ड पर्सन को वो डॉक्यूमेंट देगा जो मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों के कथन जिस डॉक्यूमेंट में लिए थे। धारा 2 कहती है मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्ष्यों में से किसी को हाजिर होने को दस्तावेज। देखिए धारा 2 ये कहती है कि अगर प्रोसिक्यूशन ने किसी साक्षी को उपस्थित होने के लिए या कोई किसी के द्वारा कोई दस्तावेज न्यायालय में उपस्थित होने के लिए न्यायालय से आवेदन किया है, प्रोसिक्यूशन न्यायालय से आवेदन करता है कि किसी साक्षी को उपस्थित कराया जाए या कोई डॉक्यूमेंट है उसको न्यायालय में पेश कराया जाए, तो मजिस्ट्रेट जो है वो सम्मन जारी कर सकता है ताकि जो विटनेस है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे साक्ष्य आ सकता है तो उसको न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए। उदाहरण 3 कहती है कि जब न्यायालय ने प्रोसिक्यूशन का एविडेंस मंगाने के लिए कोई तारीख दे दी है तब फिर उस तारीख पर जो मजिस्ट्रेट है जो न्यायालय है जितना एविडेंस आएगा प्रोसिक्यूशन के समर्थन में उस पूरे एविडेंस को ग्रहण करेगा, न्यायालय उस पूरे एविडेंस को लेगा। इसका परंतु कहता है मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रति परीक्षा तब तक के लिए जब तक किसी, इसका परंतु ये कहता है कि जब प्रोसिक्यूशन के साक्षियों की प्रोसिक्यूशन के जो साक्षी हैं उनसे साक्ष्य लिया जा रहा है तो एक्यूज्ड अगर ये चाहता है कि हम किसी साक्षी की क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो क्या करेगा कि चाहे तो एक्यूज्ड पर्सन को क्रॉस एग्जाम करने दे और चाहे तो उसको रोक दे कि आप थोड़े समय रुक जाइए या आप अभी क्रॉस एग्जाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से आ रहा है फिटनेस के माध्यम से वो सब एविडेंस आ जाए उसके बाद आप क्रॉस करिए, या फिर वो चाहे तो बीच में क्रॉस करने की अनुमति भी दे सकता है। 243 देखिए 243 जो सेक्शन है वो कहती है एविडेंस फॉर डिफेंस, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। प्रतिरक्षा का साक्ष्य जो होता है वो एक्यूज्ड पर्सन की तरफ से दिया जाता है, मतलब एक्यूज्ड पर्सन अपने बचाव में जो एविडेंस देता है उसको प्रतिरक्षा का साक्ष्य कहते हैं। तो इसमें दिया है सबसेक्शन 1 कहती है
कि तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे, और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है, देखिएगा 243 सबसेक्शन 1 में, तब मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन का साक्ष्य ले लेगा, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जितना साक्ष्य दिया जा रहा है उस पूरे साक्ष्य को ले लेगा, उसकी बाद में मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज पर्सन से कहेगा कि आप अपना साक्ष्य दीजिए, आप अपने बचाव में जितना साक्ष्य देना चाहते हैं वो सब आप दीजिए। और अगर एक्यूज पर्सन की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है, लिखित में कोई साक्ष्य दिया जाता है, तो फिर वो न्यायालय क्या करेगा, उसको अभिलेख में लेगा, ऑन रिकॉर्ड उसको लेगा। उदाहरण 2 कहती है, यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करने के पश्चात मजिस्ट्रेट से आग्रह करता है कि वह परीक्षा या प्रतिरक्षा के या कोई दस्तावेज अन्य चीज पेश करने के, हाजिर होने के लिए, किसी साक्ष्य पेश करने के लिए कोई आदेश जारी करे, तो मजिस्ट्रेट आदेश जारी करे जब तक कि, देखिएगा उदाहरण 2 में कहा गया है कि एक्यूज पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे किसी विटनेस का एग्जामिनेशन करना है या क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। एक्यूज पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे किसी विटनेस से एग्जामिनेशन करना है ताकि एविडेंस आ जाए मेरे पक्ष में, या मुझे प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं उनसे मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, या फिर मुझे कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जो न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए वो मेरे समर्थन में होगा, तो फिर वो इन बातों के लिए न्यायालय को आवेदन करेगा कि एक सम्मन जारी करके आप किसी विटनेस को बुलाइए, या जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस है आप उनको पुनः बुलाइए, हम उनका एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट है वो फला स्थान में है, फला व्यक्ति के कब्जे में, पोजीशन में है, उसको न्यायालय में हाजिर होने के लिए, पेश करने के लिए आप क्या करिए, सम्मन जारी करिए। तो न्यायालय क्या है, सम्मन जारी कर सकता है। परंतु अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो एक्यूज पर्सन है वो आवेदन उसने इसलिए किया है ताकि वो प्रोसीडिंग को डिले करा सके, न्याय के उद्देश्यों को विफल कर सके, अगर ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को, तो फिर वो सम्मन जारी नहीं करेगा। इसका परंतु कहता है, जब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी की प्रतिरक्षा कर ली है या उससे प्रतिरक्षा करने का अवसर मिल चुका है, तब ऐसे साक्षी को हाजिर होने के लिए धारा के अधीन तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट, देखिए इसका परंतु कहता है कि जहां एक्यूज्ड पर्सन किसी साक्षी की, किसी विटनेस का पहले ही क्रॉस एग्जामिनेशन कर चुका था, किस समय कर चुका था, जिस समय प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को पेश करा के उनका एग्जामिनेशन कर रहा था, उसी समय एक्यूज पर्सन को अवसर मिल गया था क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, और उसकी बाद जब वो अपना प्रतिरक्षा का साक्ष्य दे रहा है, डिफेंस में अपना साक्ष्य दे रहा है, उस समय वो चाहता है कि मुझे फिर किसी विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया जाए। तो अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो ये चाहता है क्रॉस एग्जामिनेशन पुनः करना वो न्याय के उद्देश्यों के लिए ही है, तो फिर वो उस साक्षी को जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा चुका है पुनः बुला देगा, अदरवाइज नहीं। उदाहरण 3 कहती है, मजिस्ट्रेट उदाहरण 2 के अधीन किसी आवेदन पर किसी साक्षी को सम्मन करने की पूरी अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजन के लिए हाजिर होने और साक्षी द्वारा किए जाने वाले उचित देखिएगा उदाहरण 3 में कहती है कि एक्यूज जब ये चाहता है कि न्यायालय किसी साक्षी को न्यायालय में हाजिर कराए ताकि विचारण सही रूप से किया जा सके, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय ये कह सकता है कि उस साक्षी के न्यायालय तक आने में जो साक्षी द्वारा रुपया खर्च किया जाएगा, जो खर्चा आएगा वो न्यायालय में जमा कर दिया जाए, उसकी बाद ही किसी साक्षी को, विटनेस को सम्मन किया जाएगा। तो यहां तक जो मामले थे 238 से लेकर के 243 तक, धारा 238 से लेकर 243 तक की जो बातें थी वो पूरी इस रिपोर्ट में संशोधित मामलों की थी। अब जो है जो परिवाद पर, कंप्लेंट पर संशोधित मामले हैं उनकी बात चलेगी।
पुलिस रिपोर्ट से अदर जो संशोधित मामले किए जाते हैं उनकी बात चलेगी। तो वो धारा 244 कहती है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अभियोजन का साक्ष्य 244 धारा कहती है जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अक्सर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। देखिएगा धारा 1 इसकी कहती है कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो मामले संशोधित किए जाते हैं तो उन मामलों में जब एक्यूज्ड पर्सन है न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है। हाजिर होने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है एक्यूज्ड पर्सन जो है वो जमानत पर था, बेल पर था और उसको सूचना दी गई कि तुम्हारे खिलाफ जो है न्यायालय में एक केस चल रहा है, उसका अब ट्रायल शुरू हो रहा है, तो आप न्यायालय में उपस्थित होइए। तो सम्मन या वारंट उसको जो भेजा गया था, उसको सूचना भेजी गई थी, सम्मन भेजा गया कि आप न्यायालय में उपस्थित होइए और वो न्यायालय में उपस्थित होता है। तो ये स्वयं से हाजिर होना हो गया। और लाया जाता है इसका मतलब होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो जेल में था और जेलर को जो है सम्मन भेजा गया, एक आदेशिका भेजी गई और कहा गया कि इस एक्यूज्ड पर्सन को न्यायालय में उपस्थित किया जाए। तब वो न्यायालय में उपस्थित होता है। तब फिर जो मजिस्ट्रेट है वो प्रोसिक्यूशन से कहेगा आप अपने समर्थन में जो साक्ष्य देना चाहते हैं वो आप दीजिए। उदाहरण 2 कहती है मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए न्याय देने वाला समन जारी कर सकता है। उदाहरण 2 कहती है कि मजिस्ट्रेट जो है अभियोजन के आवेदन करने पर प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोई एप्लीकेशन दी गई है कि आप फला विटनेस को न्यायालय में हाजिर कराइए या फला डॉक्यूमेंट को न्यायालय में पेश कराइए, तो प्रोसिक्यूशन के ऐसा एप्लीकेशन देने पर न्यायालय जो है वो सम्मन वगैरह जारी कर सकता है। धारा 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, धारा 245 ये बात करती है। उपधारा 1 कहती है यदि धारा 244 में निश्चित सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से निलंबित किए जाएंगे। विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो खंडित रहने पर वो दोषी के लिए समुचित आधार को मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। देखिएगा धारा 245 कहती है कि धारा 244 में प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी साक्ष्य दिया गया था और प्रोसिक्यूशन को जो न्यायालय ने सुना था उसके आधार पर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड है वो निराधार है। अभियुक्त के खिलाफ, एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कोई भी ग्राउंड नहीं है जिससे ये लगे प्राइमा फेसिया ये लगे कि एक्यूज्ड पर्सन ने अपराध किया है। तो प्राइमा फेसिया जो है प्रथम दृष्टया न्यायालय को ऐसा लगता नहीं है कि एक्यूज्ड पर्सन ने कोई अपराध किया, तो फिर वो क्या करेगा, उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। कब करेगा, जब एक्यूज्ड पर्सन को सुनेगा और सुनने के बाद उसकी तरफ से जो साक्ष्य आया था उसको देखने के बाद प्रथम दृष्टया उसने देखा और उसको लगा कि एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कोई अपराध बन ही नहीं रहा है, तो फिर उसको डिस्चार्ज कर देगा। और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिए हुए एविडेंस को देखता है वो एक ससरी निगाह से देखता है, गहराई से नहीं देखा जाता है। यहाँ पर बस यहाँ पर इतना देखा जाता है कि एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया कोई अपराध बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्चार्ज कर दिया, दिख रहा है तो विचारण की आगे कार्रवाई चलेगी। उपधारा 2
इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले में किसी पूर्वोत्तर प्रकरण में अभियुक्त को दशा में विरोध करने से प्रयास करने में न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लंबित किए जाएंगे विचार करता है कि आरोप निराधार है। अब देखिएगा धारा 245 की धारा 2 कहती है कि एक्यूज्ड पर्सन अभियोजन को सुनने के बाद साक्ष्य लेने के बाद ये कार्रवाई को डिस्चार्ज की करता है। अगर इससे पहले ही किसी समय मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता था कि एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ जो अपराध बताया जा रहा है वो लगता बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इससे पहले भी उसको वो डिस्चार्ज कर सकता था। सही, ये बात कही गई है। प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, वहां प्रक्रिया जहां एक्यूज्ड को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, उन्मोचित नहीं किया जाता है। उपधारा ये कहती है यदि ऐसा साक्ष्य लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्वतन प्रकरण में मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसी उद्धारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने विधान के अधीन विचारणी ऐसा अपराध किया है जिसका विचार करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और उसकी राय में दंडित दे सकता है, तो देखिएगा धारा 246 कहती है कि जब धारा 245 के अधीन वो डिस्चार्ज नहीं किया जाता, जब डिस्चार्ज कब नहीं किया जाएगा, मजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिए हुए साक्ष्य को देखा और प्रोसिक्यूशन को सुना, उसको सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि हाँ एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ जो है अपराध बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर आरोपों की विवेचना करेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो कार्य है फिर वो करेगा, मतलब एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ जब उसको लगेगा कि हाँ अपराध बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर चार्ज फ्रेम करेगा। उदाहरण 2 कहती है तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह दोषी होने में अभियोग करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है। तो देखिएगा जब उपधारा 1 के अधीन आरोप विरचित कर दिए गए हैं धारा 246 में, तब वो आरोप एक्यूज्ड पर्सन को पढ़ करके सुनाए जाएंगे और समझाए जाएंगे, फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने दोष को स्वीकार करते हैं या फिर आप अपनी प्रतिरक्षा करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी प्रतिरक्षा करना चाहते हैं मतलब आप ट्रायल का सामना करना चाहते हैं। उदाहरण 3 कहती है यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है तो मजिस्ट्रेट उस जगह को लेबल करेगा और उसके आधार पर उसे सुविधानुसार दोषित कर सकेगा। उदाहरण 3 कहती है जहां एक्यूज्ड पर्सन जो है वो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है। धारा 3 जो है वो कहती है कि जहां एक्यूज्ड पर्सन जो है वो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तो मजिस्ट्रेट इतने मात्र से ही उसको दंडित नहीं कर देगा। मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई, विवेकाधिकार दिया गया है कि अगर अभियुक्त पर्सन जो है एक्यूज्ड पर्सन जो है वो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय चाहे तो उसको दोषी कर दे, दोष सिद्ध कर दे, दंडादेश दे दे या फिर वो ट्रायल चलाने की कार्रवाई आगे करे। उदाहरण 4 कहती है यदि अभियुक्त अभियोजन करने से इनकार करता है, अभियोजन नहीं करता है, विचार किए जाने दावा करता है या अभियुक्त को धारा 3 के अधीन दोषित नहीं किया जाए तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे तो ऐसा ठीक समझा तत्काल बताया कि क्या अभियोजन के उन साक्ष्यों में से जिनकी साक्ष्य दिया जा चुका है किसी की प्रतिष्ठा करना चाहता है या यदि करना चाहता है तो किसकी। देखिएगा उदाहरण 4 ये कहती है कि जहां उपधारा 3 के अधीन वो अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है या स्वीकार करने से मना कर देता है या फिर विचारण करने की बात कहता है या मजिस्ट्रेट जो है उसको दोष सिद्ध करके दंडादेश नहीं देता है, तो फिर वो आगे ट्रायल को चलाएगा मजिस्ट्रेट और उससे कहेगा कि क्या तुम अभियोजन पक्ष के किसी विटनेस से एग्जामिनेशन करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो
तो किस विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो आप बताइए, तो उस विटनेस को हम बुलवाते हैं। धारा 5 कहती है यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है तो उसके द्वारा नामित साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाएगा, परीक्षा के पश्चात वे अनुमोदित कर दिए जाएंगे। धारा 5 कहती है कि जहां एक्यूज ये कहता है कि हाँ हम अभियोजन के विटनेस को न्यायालय में बुलाना चाहते हैं और फला नाम के विटनेस को, जो अभियोजन का प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, हम फला प्रोसिक्यूशन के विटनेस को बुलाना चाहते हैं, तो न्यायालय उसको क्या करेगा, दोबारा कॉल करेगा कि न्यायालय में आइए, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा एक्यूज के द्वारा। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन उसका हो जाएगा तो फिर वो न्यायालय जो है उस विटनेस को डिस्चार्ज कर देगा। फिर अगली इसकी धारा जो है, धारा 6 को कहती है कि फिर अभियोजन के किन्हीं से साक्ष्यों का साक्ष्य लिया जाएगा और परीक्षा के पश्चात वे भी अनुमोदित कर दिए जाएंगे। धारा 6 कहती है कि एक्यूज पर्सन कहता है कि हमें और जो विटनेस है प्रोसिक्यूशन के, हमें उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो फिर उनको बुलाया जाएगा, एक्यूज उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, और जो प्रोसिक्यूशन है उनका अगर री एग्जामिनेशन करना चाहता है तो री एग्जामिनेशन किया जाएगा, और वो करने के बाद फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा विटनेस को। सेक्शन 247 247 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। देखिएगा 247 जो है वो प्रतिरक्षा के साक्ष्य के बारे में बात करती है। वो कहती है कि तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे, और मामले को धारा 243 को बंद लागू होंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो मजिस्ट्रेट है एक्यूज पर्सन से कहेगा कि आप अपना डिफेंस चालू करिए, आप अपनी प्रतिरक्षा चालू करिए, और प्रतिरक्षा में आप जो कुछ भी साक्ष्य देना चाहते हैं उस साक्ष्य को दीजिए, और अगर आप कोई दस्तावेज पेश कराना चाहते हैं न्यायालय से तो आप मुझे वो बताइए, हम सम्मन भेजेंगे और उन चीजों को न्यायालय में हाजिर कराएंगे। इतनी सी बात कहती है। 248 है दोष मुक्त या दोष सिद्धि। एक्विटल आर कन्विक्शन, एक्विटल आर कन्विक्शन 248 कहती है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। उदाहरण कहती है यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें आरोप रचित किया गया है मजिस्ट्रेट निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोप अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्त का आदेश लिखित करेगा। देखिए 248 ये कहती है कि जब आरोप विरचित किए गए, आरोप विरचित करने के बाद पूरा ट्रायल चलाएगा, पूरा ट्रायल चलाने के बाद में मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि एक्यूज पर्सन जो है वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, एक्यूज पर्सन पर जो चार्ज है वो साबित नहीं हो पाए हैं, प्रूफ नहीं हो पाए हैं, तो फिर वो उसको क्या करेगा, दोष मुक्त कर देगा, एक्यूज पर्सन को वो दोष मुक्त कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, जो डिस्चार्ज है और एक्विटल है इन दोनों में अंतर क्या है, तो हमने पिछले जब सेशन ट्रायल बताया था तब भी बताया था कि डिस्चार्ज के मामलों में क्या होता है कि एक्यूज पर्सन पर आगे पुनः कार्रवाई की जा सकती है, परंतु अगर एक्विटल कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया है, तो पुनः कार्रवाई उस पर नहीं होती, क्योंकि वो ससम्मान दोष से मुक्त कर दिया जाता है।
और जो डिस्चार्ज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं होता है, जो एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में जो आरोप लगाए गए हैं उनको प्रूफ कर पाए। उदाहरण 2 कहती है, जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोषी है किंतु वह धारा 200, 325, 360 के अधीन अनुसार कार्रवाई नहीं करता, हुआ दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। देखिएगा, उदाहरण 2 कहती है कि जहां मजिस्ट्रेट जो है वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है जाकर के कि एक्यूज पर्सन ने अपराध किया है, और मजिस्ट्रेट को पूरा ट्रायल चला, पूरा ट्रायल चलने के बाद ये लगा कि हाँ एक्यूज पर्सन ने अपराध किया है और अपराध जो किया है उस पर वो 325 और 360 के अनुसार वो कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर वो क्या करेगा कि दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और विधि अनुसार जो दंडादेश है वो एक्यूज पर्सन को देगा। उदाहरण 3 कहती है, जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 211 की धारा 7 के अधीन, देखिएगा इन्होंने कहा है, उदाहरण 3 जो है वो ये कहती है कि अगर धारा 211 की धारा 7 के अधीन एक्यूज पर्सन पर पूर्व दोष सिद्ध का, प्रीवियस कन्विक्शन का कोई चार्ज लगाया गया है, तो फिर न्यायालय जो है पूर्व दोष सिद्ध का साक्ष्य कब लेगा, जब इस मामले में वो उसको दोष सिद्ध अगर कर देता है, एक्यूज पर्सन को इस मामले में अगर दोष सिद्ध कर देता है, तो फिर वो पूर्व दोष सिद्ध प्रीवियस कन्विक्शन का वो उस पर चार्ज को लेगा और कहेगा कि हाँ जो पूर्व दोष सिद्ध हुई है उसको किसी अन्य मामले में उसके बारे में एविडेंस दीजिए, और वो उससे पूछेगा कि क्या आप पहले पूर्व दोष सिद्ध किए गए थे, और वो मना कर देता है तो फिर प्रोसिक्यूशन कहेगा आप जो एविडेंस है पूर्व दोष सिद्ध आप वो दीजिए, उसको देखने के बाद में वो उस पर जो अपना है दंडादेश वो देगा। परंतु ध्यान रखना, पूर्व दोष सिद्ध का साक्ष्य तभी लिया जाएगा यदि इस मामले में वो दोष सिद्ध कर दिया जाता है। अगर इस मामले में वो दोष मुक्त कर दिया गया है तो फिर पूर्व दोष सिद्ध का जो साक्ष्य वो नहीं लिया जाएगा, और जब तक अभियुक्त को इस मामले में दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक ना साक्ष्य लिया जाएगा, ना ही पूर्व दोष सिद्ध की कोई बात चलेगी, ना ही प्रोसिक्यूशन पूर्व दोष सिद्ध की कोई बात उठाएगा। जब एक्यूज पर्सन को यहाँ पर दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब फिर वो पूर्व दोष सिद्ध की बात उठा सकता है प्रोसिक्यूशन, और मजिस्ट्रेट जो है वो उस पर एविडेंस ले सकता है। परंतु जब तक अभियुक्त धारा 2 के दोषी नहीं कर दिया जाता है तब तक ना तो ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, ना अभियुक्त से उस पर अभियोजन करने को कहा जाएगा, न पूर्व दोषी का निर्देश अभियोजन द्वारा उसके द्वारा किए दिए गए साक्ष्य में किया जाएगा। तो अभी बताया ही हमने आपको। 239 परिवादी की अनुपस्थिति। तो इन्होंने कहा है, जब कार्यवाही परिवाद पर संचित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक समन किया जा सकता है या संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात को होते हुए आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को सुविधा से अनुमोदित कर सकेगा। इन्होंने 249 जो है वो कहता है कि यदि मामला जो है वो समन किए जाने योग्य है, मामला जो है वो समन किए जाने योग्य है, या फिर जो मामला है वो नॉन कॉग्निजेबल है, और ऐसे मामले में जो समन किए जाने योग्य है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर ऐसी अवस्था में जब मामला नॉन कॉग्निजेबल है या समन किए जाने योग्य है, तो ऐसी स्थिति में जो कंप्लेनेंट है, जो परिवादी है, वो
आरोप विरचित किए जाने से पूर्व अनुपस्थित रहता है, बुलाया जाता है परिवादी को, परिवादी अनुपस्थित रहता है और अभी आरोप विरचित नहीं किए गए हैं और मामला जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है या समन किया जा सकता है उसका, तो ऐसी अवस्था में जो है वो परिवादी उपस्थित नहीं हो रहा है, लगातार अब्सेंट चल रहा है, उसका वकील भी नहीं आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो है मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा कि एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर सकेगा। ये बात कही गई है। फिर सुन लीजिएगा, अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो मामला चल रहा है वो समन किए जाने योग्य है या नॉन कॉग्निजेबल है और ऐसे में जो परिवादी है, कंप्लेनेंट है, वो अनुपस्थित चल रहा है और अभी चार्ज फ्रेम नहीं किए गए हैं, तो फिर एक्यूज को जो मजिस्ट्रेट है वो डिस्चार्ज कर सकेगा। धारा 250 कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल काज, उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकल्प 250। देखिएगा यहाँ सिंपल सी बात है, इसे बता देते हैं आपको ऐसे ही कि जहां मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, दो बातें हैं कि बिना आधार के एक्यूज पर्सन के खिलाफ मामला संसिद्ध किया गया था या जो मामला संसिद्ध किया गया था उसमें एक्यूज पर्सन है जो दोष मुक्त कर दिया गया है। दो बातें होंगी। पहली बात यह है कि न्यायालय ने परिवादी की तरफ से या पुलिस रिपोर्ट में जो मामला आया था उसने उसको प्रथम दृष्टया देखा, देखने के बाद उसको लगा कि इसमें एक्यूज पर्सन के दोष को साबित करने के लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो पहली बात, जहां एक्यूज डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दूसरी बात, पूरा ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद में वो दोष मुक्त कर दिया गया। तो दो स्थितियां हैं जहां एक्यूज पर्सन को या तो डिस्चार्ज कर दिया गया है या फिर एक्विटल कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कहेगा कि जो परिवादी है, जो पीड़ित पक्ष था, वो एक्यूज पर्सन को कंपनसेशन दे, क्योंकि अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित नहीं हो पाया है, तो वो उसको कंपनसेशन दे कि खामखा अभियुक्त व्यक्ति को क्यों आपने परेशान किया है। तो इसलिए वो कंपनसेशन दिलवा सकता है। और ये कंपनसेशन जो होगा वो कितना दिलवाएगा मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट जितना जुर्माना लगा सकता है अधिकतम उतना ही वो कंपनसेशन दिलवा सकता है। और इस प्रकार जो कंपनसेशन दिलवाया जाएगा वो कंपनसेशन की कार्यवाही एक्यूज्ड पर्सन जो है अगर परिवादी के खिलाफ, पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई करना चाहता है, इससे वो उसको रोकती नहीं है। सीधी बात यह है कि एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ एक झूठा मामला चलाया गया है। अब एक्यूज्ड पर्सन इस बात के लिए पीड़ित व्यक्ति पर मामला लाना चाहता है, मामला संसिद्ध करना चाहता है, तो फिर ये जो कंपनसेशन है जो मजिस्ट्रेट उसको दिलवा रहा है, ये अभियुक्त व्यक्ति को रोकता नहीं है कि आप पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं चला सकते, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ एक फाल्स अभियोजन चलाया था। एक चीज और, अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अभी तो दंडिक कार्रवाई की बात चल रही थी, अगर एक्यूज्ड पर्सन सिविल कार्रवाई संसिद्ध करना चाहता है पीड़ित के खिलाफ कि इसने हम पर एक झूठा मुकदमा चलाया था, हम एक सिविल कार्रवाई संसिद्ध करना चाहते हैं, तो एक्यूज्ड पर्सन जो है वो सिविल कार्रवाई भी संसिद्ध कर सकता है। और फिर सिविल कार्रवाई में जो कंपनसेशन दिया गया था एक्यूज्ड पर्सन को, वो कंपनसेशन जो है वो हिसाब में लिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो देख लीजिएगा, धारा जो है सरल ही है, हम ज्यादा गहराई से यहाँ पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आप पढ़ेंगे तो नॉर्मली आपको ही समझ में आ जाएगी। सही है।
तो अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये आपका जो है पुलिस रिपोर्ट से अंथा मालूम से जो ट्रायल है वो यहीं पर कंप्लीट होता है।